अच्छा जी, हेडिंग दें रिवर्सल ऑफ नॉन करंट एसेट। हाउ टू कैलकुलेट रिवर्सल ऑफ नॉन करंट एसेट। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। अगर इम्पेयरमेंट हो तो हम उसको एसेट को किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, और अगर बाद में उसको रिवर्स हो जाए, वो रिवर्स हो जाए तो हम कैसे उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। देखिए, इसमें भी दो केसेस है। अगर कॉस्ट मॉडल है तो रिवर्सल डिफरेंट है, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो रिवर्सल डिफरेंट है। रिवैल्यूएशन मॉडल की रिवर्सल हम पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा, एसेट पहले साल में लॉस हुआ था, अगले साल जाकर एसेट रिवैल्यू हुआ, तो हमने पहले क्या किया, पहले पुराने साल की जो थी रिवैल्यूएशन थी उसको रिकवर किया, और जो बच गई थी उसे लॉस बनाया था। ठीक हो गई रिवैल्यूएशन की। कॉस्ट मॉडल में आपके पास ये सहूलत नहीं होती। कॉस्ट मॉडल में आपके पास ये सहूलत नहीं होती। कॉस्ट मॉडल में चूंकि एसेट रिवैल्यू नहीं हो सकता, एसेट एक दफा इंपेयरमेंट में गया तो वापस लेस्यूम एसेट था आपका 100 रुपए का, 100 रुपए से डिप खा के चला गया 20 रुपए का। अब 20 रुपए से वापस एकदम से मार्केट जो है वो रिकवर हुई, और रिकवरी के बाद 20 रुपए से एसेट एकदम से 150 रुपए का हो गया, यानी वो 100 से भी ऊपर निकल गया। रिवैल्यूएशन में तो ये सहूलत थी कि हम एसेट को उसकी कॉस्ट से भी ऊपर लेके जा सकते थे। रिवैल्यूएशन मॉडल में तो रिवैल्यूएशन गेन में लिख देते थे, लेकिन यहां पर अगर कॉस्ट मॉडल है, हेडिंग दें रिवर्सल ऑफ नॉन करंट एसेट अंडर कॉस्ट मॉडल। रिवर्सल ऑफ नॉन करंट एसेट अंडर कॉस्ट मॉडल। तो अगर कॉस्ट मॉडल है तो फिर हम उसे कहां तक रिवर्स कर सकते हैं, क्या जहां तक चले जाए वहां तक, या कोई खास लिमिट लगाई जाएगी। सर ये टॉपिक कभी टेस्ट हुआ? ये टॉपिक बहुत दफा टेस्ट हुआ, थ्योरी में भी टेस्ट होता है, एमसीक्यूज में भी टेस्ट होता है। ये प्रोबेबली वन ऑफ द वेरी रेयर टॉपिक जो एमसीक्यूज में बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्ट होता है। एमसीक्यूज में भी होता है, अलहदा से भी टेस्ट हुआ, और अगर जो टेस्ट नहीं हुए वो तो हॉट टॉपिक्स होते हैं। सीए के लिए सादा सी चीज याद रख लें, जो कभी नहीं टेस्ट हुए वो हो जाएंगे। वो तो ढूंढ रहा है कि कोई नई चीज मिले, तो वैसे ये टेस्ट हो जाता है। अभी तक डिस्क्लोजर्स में ये नहीं आया, शायद डिस्क्लोजर्स में कहीं पर आ इम्पेयरमेंट का क्वेश्चन आया है। जी, इम्पेयरमेंट तो बहुत दफा टेस्ट, इम्पेयरमेंट तो अभी मैं पास पेपर्स पढ़ाऊंगा आपको फिर इंशाल्लाह। अच्छा जी, देखिए इम्पेयरमेंट की रिवर्सल का कॉन्सेप्ट देखिए। फर्ज कर लीजिए हमारा एक एसेट है, ये एसेट की कैरिंग वैल्यू थी जिस दिन वो एसेट रिवर्स हुआ, अज्यूमिंग कि उस दिन वो उसकी वैल्यू 100 रुपए। ये एसेट 100 रुपए से डिप लगा और नीचे आ गया 40 रुपए। मैंने इसकी इंपेयरमेंट रिकॉर्ड कर ली कितनी, 60 रुपए। ठीक हो, 60 रुपए की इंपेयरमेंट रिकॉर्ड हो गई। साल गुजरने के बाद, जाहिर है जब साल गुजरा तो साल गुजरने के बाद एसेट की जो नॉर्मल वैल्यू है, ये जो इसकी कैरिंग वैल्यू भी और हो जाएगी, इसकी भी कैरिंग वैल्यू और हो जाएगी। साल गुजरने के बाद पता चला ये 40 वाला एसेट 200 रुपए का, 200 रुपए का। यानी अगर मैं अभी डेप्रिसिएशन का फैक्टर जरा साइड पर कर दूं, डेप्रिसिएशन का फैक्टर साइड पर कर दूं, तो मैं कह सकता हूं मेरा 40 वाला एसेट जब 200 रुपए का हुआ तो मुझे कितना गेन दे गया, 160 रुपए का गेन दे गया। ठीक हो गया। इस 160 रुपए के गेन में 60 रुपए तो मेरा पुराना लॉस था, पहले तो मैं वो सारे का सारा रिकवर कर लूंगा। 60 का गेन और 100 रुपया जो वो ऊपर रिवैल्यूएशन में चला जाता था। रिवैल्यूएशन सरप्लस में यही करते थे ना, हमारा एसेट 100 वाला 40 पर आया, 40 से जब ये वापस जाता है तो हम क्या करते हैं, पहले पुराना लॉस रिकवर कर लेते हैं 60 वाला, और जो बाकी बच जाता था उसे कहाँ ले जाते थे,
OCI, ठीक। रिवैल्यूएशन में तो ये सहूलत है, लेकिन कॉस्ट मॉडल ये सहूलत नहीं देता है। कॉस्ट मॉडल कहता है अगर आपका एसेट 100 वाला 40 का हुआ है, तो जब ये वापस जाएगा, वापस ये सिर्फ अपनी नॉर्मल कैरिंग वैल्यू तक जा सकता है। इससे ऊपर वाली जो अमाउंट है उसे आप इग्नोर करेंगे। हम गेन कितना सिर्फ लिख सकते हैं रिवर्सल का, जितना पिछले साल हुआ था उसे रिवर्स कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं लेके जा सकते। तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन रिवैल्यूएशन एंड कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल में सिर्फ हम उसकी अपनी नॉर्मल कैरिंग वैल्यू तक लेके जा सकते हैं, जबकि रिवैल्यूएशन में हम इस ऊपर वाले 100 को भी रिवैल्यूएशन सरप्लस में लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिखें, company have purchased a non-current asset costing 100,000 with a life of 10 years. Straight line method used. कब खरीदारी? On 1st of January 2010. कंपनी ने एक एसेट 1 जनवरी 2010 को खरीदा, कितने का? 1 लाख रुपए का, जिसकी लाइफ 10 साल है। और इसके लिए डिप्रिसिएशन मेथड कौन सा यूज करता है वो? स्ट्रेट लाइन। बेसिक इंफॉर्मेशन, राइट। ऑन 31st December 2012 the asset was found impaired. The asset was found impaired. The value in use of the asset was 40,000, and the disposal fair value available in the market was 30,000। सारी मैंने खुद ही कैलकुलेट करके दे दीजिए, मैं उस डिटेल्स में भी आपको नहीं लेके जाना चाहता। ठीक है बेटी, देखिए 2 साल के बाद एसेट इम्पेयर होगा, ठीक हो, 12 को 3 साल के बाद, 10, 11, 12, 3 साल के बाद एसेट इम्पेयर हो गए। वैल्यू यूज कितनी है सर? वैल्यू यूज 40 और डिस्पोजल प्रोसीड्स 30। यहाँ से तो पता चल जाएगा विच एवर इज हायर। नेक्स्ट ईयर रिवर्सल हो गई, लिखें ऑन 31st of December 2013 मार्केट रिकवर्ड, इसमें बूम आया जी, and the asset price rose to 120,000। 1,20,000 की एसेट प्राइस हो गई, ठीक हो गए। कंपनी यूजेस कॉस्ट मॉडल, what should be the impairment loss on 31st December 2012 and what should be the reversal of loss on 31st December 2013। सर इम्पेयरमेंट लॉस हुआ 2012, 31 दिसंबर 2012 को इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ? तब इम्पेयर हुआ था ना, और उससे अगले साल रिवर्स हो गया, तो अगले साल कहते हैं बताएं रिवर्सल लॉस कितना होगा, लॉस रिवर्स कितना होगा। देखिए रिवर्सल के लिए सादा सी चीज याद रखें, इम्पेयरमेंट तो हम कर लेंगे, रिवर्सल के लिए एक चीज लिख लें कि एसेट हमेशा उसके अपनी जो नॉर्मल कैरिंग वैल्यू है वहां तक रिवर्स हो सकता है, उससे ऊपर रिवर्स नहीं हो सकता। कॉस्ट मॉडल देखिए, अंडर कॉस्ट मॉडल नोट लिख, अंडर कॉस्ट मॉडल
asset can only be reversed, the impairment लिखे, the impairment can only be reversed up to the normal carrying value, up to the normal carrying value of the asset, normal carrying value of the original asset लिखिएगा जरा, उस याद रखने के लिए, normal carrying value of the original asset. For example, हमारे एक एसेट 1 लाख का है और ये रिवर्स कब हो रहा है, जाके चौथे साल में या 5वें में, अपने जब हमने 1 जनवरी 2010 को खरीदा था ना, और कब जाके ये रिवर्स हो रहा है, 13 को, तो 10, 11, 12, 13, 4 साल के बाद जाकर ये रिवर्स हो रहा है. तो 4 साल के बाद एसेट की नॉर्मल कैरिंग वैल्यू क्या होगी अगर ये नॉर्मली चल रहा होता. फॉरगेट अबाउट इम्पेयरमेंट, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो रेलिवेंट टर्म्स है वो ये है कि अगर ये एसेट नॉर्मली चल रहा होता तो आज इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी होती, 60,000. तो कहता है जब ये रिवर्स होगा तो ये मैक्सिमम 60,000 तक रिवर्स हो सकता है, उससे ऊपर ये रिवर्स नहीं हो सकता. फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस में हम जरा जी इसको देख लेते हैं. सबसे पहला काम हम इसकी इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करते हैं. ईयर 1 में हमारे पास एसेट था, उसकी कॉस्ट थी कितनी, 1 लाख रुपया, और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कब इम्पेयर हुआ, तीसरे साल में जाकर ना, तीसरे साल तक ये कितना इम्पेयर हो गया होगा. अगर 1 साल की डेप्रिसिएशन 10,000 है, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, 3 साल तक कितना डेप्रिशिएट हो गया होगा, 30,000. तो जब एसेट इम्पेयर हुआ, अभी हम इम्पेयरमेंट लॉस पहले कैलकुलेट करते हैं, जब इम्पेयरमेंट हुआ तो उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी थी, 70,000. ठीक हो गया. अब मैं अगर इसका इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना चाहूँ 31 दिसंबर 2012 को ना, तो मैं कह सकता हूँ मुझे क्या चाहिए जी, इम्पेयरमेंट के लिए आई नीड कैरिंग वैल्यू माइनस रिकवरेबल अमाउंट. ठीक हो गया जी. नाउ कैरिंग वैल्यू इज 70,000. जब मैंने एसेट को इम्पेयर किया 2012 को, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी, 70,000. और रिकवरेबल अमाउंट क्या है, इधर वैल्यू इन यूज और डिस्पोजल प्रोसीड्स व्हिचएवर इज हायर. वैल्यू इन यूज इज 40,000 और रिकवरेबल उसकी फेयर वैल्यू कितनी थी, 30,000. हायर इज 40,000. तो मैं इसको 70 माइनस 40 इज 30,000 रुपये मेरा इम्पेयरमेंट लॉस मैं रिकॉर्ड कर लूंगा. किस दिन, 31 सितंबर 2012 को. मैं इसकी एंट्री क्या कर सकता हूँ जी, इसकी एंट्री मैं करूंगा इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट. ठीक हो गया जी. कितने से, 30,000. या 2 एंट्रीज कर सकता हूँ. जो दूसरी 2 एंट्रीज हैं वो क्या क्या की जा सकती हैं, सबसे पहले मैं सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म करूं और एसेट को उतने से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी, आई थिंक 30,000 ही थी, वो भी 30 और इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और कितने से जी, वो भी 30. ये इंसिडेंटली ऐसा हो गया कि दोनों 30 ही हैं जी. राइट जी. तो मैं इसको मैक्सिमम ये कर सकते, या ये एक एंट्री या ये दोनों एंट्रीज, ये दोनों ठीक है जी. या ये एक एंट्री कर दें या ये दोनों एंट्री कर दें. 2012 को मैं इम्पेयरमेंट लॉस जो कैलकुलेट किया उसकी ये एंट्रीज कर दें. 2013 में जाकर ये एसेट रिवर्स हो गया. तो अब इसकी रिवर्सल कितनी होनी चाहिए. रिवर्सल वो कहता है जी, हमारा एसेट रिवर्सल के लिए मुझे चाहिए, जो चीजें चाहिए आपको, सबसे पहले नॉर्मल कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट, फिर जो इम्पेयर्ड एसेट है उसकी कैरिंग वैल्यू, ठीक हो गया. और जो अब फेयर वैल्यू है
फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, ये तीन चीजें मुझे चाहिए थी। देखिए सबसे पहले तो मैं अगर 2013 में जब मैं गया 31 दिसंबर 2013 को अगर मैं पूछूं एसेट की नॉर्मल कैरिंग वैल्यू क्या है तो मैं कहूंगा 1 लाख का एसेट अगर ये नॉर्मली चल रहा होता तो आज ये 4 साल तक डिप्रिशिएट हो गया होता। आज इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी होनी थी? 40,000 चार साल तो 40 ना। मैं डिप्रिसिएशन नहीं पूछ रहा, मैं कैरिंग वैल्यू पूछ रहा। तो व्हाट इज कैरिंग वैल्यू? अगर मेरा 1 लाख का एसेट नॉर्मली चल रहा होता तो आज वो कितना होना था? 60,000 का होना था, राइट। अच्छा, फिर मुझे दूसरा क्या चाहिए? अगर एसेट अब जो इंपेयर हो गया है, इंपेयर्ड एसेट क्या है? 40,000, इसकी कैरिंग वैल्यू क्या है? अगर मैं देखूं 31 दिसंबर 2013 को जाकर तो एसेट की कैरिंग वैल्यू जो एसेट की कॉस्ट है 2013 में अब वो कितनी है? 40,000। और मैं इसे डिवाइड करूंगा किसके साथ? रिमेनिंग लाइफ के साथ, क्योंकि अब उसने ये नहीं बताया कि कितने साल के कैश फ्लोज है। तो इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी थी? 7 इयर्स। जी प्लीज बता दें कितनी? 5714। तो मैं कह सकता हूँ 40,000 माइनस 5714, जो मेरी डिप्रिसिएशन है 5714 मैं इसमें से माइनस कर दूं तो जो मेरी कैरिंग वैल्यू ऑफ द इंपेयर्ड एसेट है वो भी निकल आएगी। वो कितनी थी? 34286। तो मैं ये भी लिख देता हूँ जी 34286, राइट जी। अच्छा, जो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट है वो क्या जी? वो उसने बताई हुई है, वो कितनी है? 1,20,000। ले जी, अब मेरे पास पूरा सिनेरियो बिल्ड हो गया जी। जो मेरा एसेट था इस साल के 2013 में 34,286 का रह गया था, वो बढ़कर कितने का हो गया? 1,20,000 रुपए का। ठीक हो गया। तो मुझे बच गया 34,286 वाला जो एसेट था 2013 में कैरिंग वैल्यू, वो कहते हैं जी बढ़कर कितनी हो गई? 1,20,000 की, जबकि उस दिन मेरी नॉर्मल कैरिंग वैल्यू कितनी थी? 60,000। वो कहता है जी 34,286 वाला जो एसेट है इसमें से अगर मैं इधर तक गेन देखूं तो कितना गेन बनता है? 85,714 का वैसे तो मुझे गेन होना चाहिए था अगर मैं रिवैल्यूएशन मॉडल करता, तो मेरा टोटल गेन इतना होना चाहिए था। लेकिन कॉस्ट मॉडल में वो कहता है ये 34,286 वाला एसेट ज्यादा से ज्यादा कहां तक रिवर्स हो सकता है? अपनी नॉर्मल कैरिंग वैल्यू तक ज्यादा से ज्यादा जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इससे आगे रिवैल्यूएशन मॉडल होता तो जा सकता था, अब ये नहीं जा सकता। तो जरा यहां से यहां तक का सफर मुझे तय करवा दें सर। 25,714 तो मैं ज्यादा से ज्यादा अपना जो एसेट जो अपना लॉस रिकवर कर सकता हूं वो कितना है? 25,714। इससे ऊपर वाला जितना, इससे ऊपर वाला वो कितना बनता है? अगर यहां से यहां तक का भी जो बाकी कितना बचा है 60 और इसका डिफरेंस आई थिंक 60,000 ही बनता। 60 और 130 का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस टोटल इतना होगा ना। टोटल में से इतना मैंने रिकवर कर लिया। अगर रिवैल्यूएशन मॉडल होता तो फिर मैं ये भी रिकवर कर सकता था, फिर ये ओसीआई में चला जाता। लेकिन चूंकि रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है ये इग्नोर होगा। इसे मैं बिल्कुल ऐसे समझूंगा जैसे ये मेरी जिंदगी में आया ही नहीं। राइट जी, मैं कितना मैक्सिमम रिकवर कर सकता हूँ? इतना रिकवर कर सकता हूँ। क्लियर हो गया जी? इसकी एंट्री करके दिखाता हूँ। ये बात क्लियर है जी? जो हुआ ये सादा सा जी। जब मैंने 2013 में गया तो 2013 में मैं जाके देखा मेरी कैरिंग वैल्यू कितनी थी? 34,286। 34,286 वाला एसेट मुझे अचानक पता चला कि इंपेयर नहीं हुआ बल्कि ये अपवर्ड चला गया। तो जब मैं वापस जाऊंगा तो वापस जाते हुए कहता है जी आप
पूरी अमाउंट तक वापस नहीं जा सकते। हाँ, जो हमारी नॉर्मल कैरिंग वैल्यू थी वहां तक आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर कर सकते हैं। तो लिहाजा मैं सिर्फ इतना रिकवर करूंगा, हालांकि मुझे टोटल गेन कितना हुआ था, इतना हुआ था 85,714 में, राइट जी। इसका जी मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ, इधर ही एंट्री कर देता हूँ इसका। अगर ये एसेट रिकवर होगा, इसकी रिकवरी की एंट्री भी कर लेते हैं जी। अगर एसेट रिकवर होगा, सिंपली आपने करना क्या है जी, अगर आपने दो एंट्रीज ये वाली करनी है तो वंस अगेन जी सबसे पहले ये काम किया जाएगा कि जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो पूरी की पूरी खत्म करें, बिल्कुल वैसे जैसे उसमें की जाती थी हमारा रिवैल्यूएशन। और एसेट जो है वो सारे के सारे उतने से यहाँ तक मेरे को 5714 थी इसकी डेप्रिसिएशन में इस साल तक, 5714 और अब एसेट चूंकि बढ़ गया जी, तो एसेट को उतने से डेबिट कर दें और जितना रिवर्स हुआ उतने को रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट के नाम से क्रेडिट कर दें। कितने से रिवर्स हुआ जी, सिर्फ 25,714 और 25,714, राइट। अब ये एंट्री भी कर सकते हैं, और अगर सिर्फ इसकी एक एंट्री करनी हो तो फिर आप इसकी एक एंट्री क्या कर सकते हैं, जो हमने ये वाली एंट्री की थी इसकी उल्टा एंट्री कर दें। एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस को डेबिट कर दें और इम्पेयरमेंट लॉस को क्रेडिट कर दें उतने से, इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल ऑफ लॉस के नाम से क्रेडिट कर दें। तो ये एक एंट्री ये भी हो सकती है अगर सिर्फ आप एक ही एंट्री करना चाहें। किस में, कॉस्ट मॉडल। तो कॉस्ट मॉडल में ये देखिए रिवैल्यूएशन की एंट्रीज में कर रहा हूँ। रिवैल्यूएशन की एंट्री में पहले सारी डेप्रिसिएशन खत्म करते हैं, बाद में देखें एसेट अगर बढ़ रहा है तो एसेट को डेबिट और जो रिवर्सल है उसे क्रेडिट, और अगर लॉस हो रहा है तो इम्पेयरमेंट लॉस को डेबिट करते हैं और एसेट को क्रेडिट करते हैं, राइट। अच्छा, यही अगर रिवैल्यूएशन में एंट्री होगी तो रिवैल्यूएशन में वैसे हमने ये एंट्री की हुई है, अगर रिवैल्यूएशन में ये एंट्री होती तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पूरे का पूरा और एसेट खत्म कितने से जी, 5714 इफ रिवैल्यूएशन मॉडल। और अब देखें जी एसेट बढ़ रहा है और जो रिवर्सल ऑफ लॉस है उसको आप क्रेडिट करें, लेकिन अब चूंकि आप रिवैल्यूएशन मॉडल में यूज कर रहे हैं तो ये भी कंसिडर होगा, ये भी। अब हम टोटल गेन मुझे कितना हुआ, इतने से एसेट मेरा टोटल बढ़ेगा 85,714, इसमें से रिकवर कितना हुआ 25,714, और जो बाकी है वो किस में चला जाएगा, रिवैल्यूएशन गेन में या रिवैल्यूएशन सरप्लस में, वो कितना है 60,000। तो मेन डिफरेंस है, देखिए यहां से ही आपको एंट्री सही तरह समझ लगेगी। अगर ये कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट मॉडल में हमने क्या किया, ये तो दोनों में एंट्री सेम रहे, जब रिवर्स करने लगे तो कॉस्ट मॉडल में मैंने सिर्फ इतना रिवर्स किया, कॉस्ट मॉडल में मैंने सिर्फ इतना रिवर्स किया, जबकि रिवैल्यूएशन मॉडल में मैंने पूरा यहां तक 1,20,000 का एसेट माना जाएगा, क्योंकि एसेट रिवैल्यूएशन में 1,20,000 हो सकता है, कॉस्ट मॉडल में 60,000 से ज्यादा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर देखिए मैंने एसेट को पूरा 50,714 रुपये से जो टोटल गेन था उससे बढ़ाया, जो लॉस रिकवर हुआ था उसे नॉर्मल लॉस में लिखा, सॉरी उसे नॉर्मल इनकम बना लिया, उससे ऊपर जो था उसे रिवैल्यूएशन सरप्लस बना लिया, इसे रिवैल्यूएशन सरप्लस भी लिख सकते हैं, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, राइट। ये रिवर्सल हो कीजिए, बस इतनी ही रिवर्स है ना। अब एक क्वेश्चन लिखिए, छोटा सा क्वेश्चन, प्रैक्टिस हो जाए। Cost of the asset on 1st January 2016 was 80,000. Life 10 years.
स्ट्रेट लाइन में थी। On 31st December 2017, asset was impaired. Value in use of the asset was 20,000. And disposal proceeds expected 30,000. Right? On 31st December 2018, on 31st December 2018, asset reversed to 100,000. उसकी जो रिवर्सल है अगले साल वो 1 लाख को चलेगी। उसकी कॉस्ट जब असेस किया दैट वेंट टू 100,000। जी इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करते हैं 2017 के लिए और रिवर्सल गेन कैलकुलेट करते हैं 2018 के लिए। रिवर्सल अंडर बोथ मेथड्स, कॉस्ट मॉडल के अंडर भी और रिवैल्यूएशन के अंडर। ये रिवर्सल की एंट्रीज जी रिवैल्यूएशन के अंडर है और ये रिवर्सल की एंट्रीज कॉस्ट मॉडल के अंडर है। ठीक है, मैं इसको बंद कर दूँ जी।